नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। 15 अगस्त 1947 की एक रात पहले या 14-15 अगस्त की रात में ट्विस्ट विद डेस्टिनी ये शब्द जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले तो अगले दिन जब लाल किले पे उनका भाषण हुआ, उसी से तय हो गया था कि पूरा देश किस दिशा में आगे जाएगा। तो यह लाल किले की जो प्राचीर है, यहाँ पर हर दिया गया भाषण आगे की देश की दिशा तय करता है। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान की पृष्ठभूमि में दिया गया भाषण, फिर इंदिरा गांधी जी का भाषण जो दिया गया जिसमें गरीबी हटाओ के पृष्ठभूमि में जो आया था, राष्ट्रीय एकता के लिए आया था। आगे हम लोग इसको देखते हैं, ऐसा ही पोखरण विस्फोट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो लाल किले से भाषण हुआ था, उसने एक तरह से पूरे देश में उत्साह का वातावरण बनाया था। मनमोहन जी का जो भाषण था, उसमें मनरेगा से लेकर बहुत सारी चीज़ों का साक्षी यह लाल किला रहा है। इसी क्रम में जो 15 अगस्त को जो भाषण हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वह 1-2 साल नहीं, पूरी तरह से विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने वाला सिद्ध हुआ है। उसी संदर्भ में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की क्लास है और जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि करंट अफेयर्स के साथ हम पूरे ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसे हम लोग समझेंगे। तो अगर इसका देखा जाए तो पूरा जो ये लेक्चर था, जो भाषण दिया गया, जो संबोधन किया गया राष्ट्र के नाम को लेकर, उसमें मुख्यतः देखें तो इसमें हमें देखना है कि कैसा भारत 2047 में कैसा देश बनना चाहता है, इसके बारे में पूरी तरह से बातचीत हुई है। इसलिए कहा था विकसित भारत @2047। और ये 47 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 100 साल 15 अगस्त 1947 के बाद 2047 हमारे सामने आ रहा है। तो इसी संदर्भ में हम लोग इसे देखेंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो भाषण था, अगर उसका केंद्रीय पक्ष देखा जाए कि जो केंद्रीय तत्व है वो यही है कि भारत 2 साल कैसा देश बनना चाहता है। 15 अगस्त का संबोधन इसी केंद्र इंद्रित रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम लोग देखें संक्षेप में, हम लोग पता ही है कि 47 में देश आज़ाद हुआ, 2047 को हम लोग ने टारगेट किया है। और अगर देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे हमारे सामने आया है। जब भी हम कहते हैं, जब एक नागरिक के तौर पे अगर हम विचार करें, एक होता है कार्यकर्ता होना, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं तो हम लोग उसे राजनैतिक भाषण की तरह लेते हैं, लेकिन देश के एक नागरिक के तौर पे जब हम लोग विचार करते हैं तब हम उसे देश के विकास और देश के भविष्य के साथ जोड़ के देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो सारांश अगर देखा जाए, जैसे मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सप्तधारा का जो कॉन्सेप्ट यहाँ दिया गया है, पूरा निचोड़ हम लोग अलग अलग पूरी बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ कवर हो रहा है इस भाषण में। अब हमारे सामने ये विकसित भारत तक पहुँचने के लिए 2047 तक के लिए सप्तधारा की चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहला मैन्युफैक्चरिंग पावर, ये दूसरा है फार्मिंग, जैसे भाई आत्मनिर्भर भारत वैश्विक निर्माण केंद्र जिसका संबंध तकनीक रोजगार से भी है। फिर किसान, भारत जैसे देश में अगर किसान को समृद्ध करने का लक्ष्य है। फिर नवाचार नेतृत्व, जो नई चीज़ें आ रही हैं और प्रौद्योगिकी से प्रगति का है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का है। फिर गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम पूरी, देखिए वंदे भारत से लेकर जो बुलेट ट्रेन और जो सड़कें बनी हुई हैं, तो कहते हैं इनका मतलब कि तो गति शक्ति के तौर पे लिया गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने जैसा है। पूरे भारत में एक जगह से दूसरे स्थान पर हम जब तेज गति के साथ मिलते हैं तब हम शायद विकास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। आपको याद है जब गाँव में सड़कें कहा जाता था, जैसे ही गाँव को सड़कों से जोड़ा गया तभी जाकर देश की प्रगति सुनिश्चित हो पाई। फिर सशक्त सेना, सुरक्षित भारत, ये डिफेंस पावर है और डिफेंस पावर एक स्टेप आगे बढ़ गई है कि डिफेंस सिर्फ
रक्षा का मुद्दा नहीं रह गया। डिफेंस यहाँ पर हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं रक्षा टेक्नोलॉजी को लेकर। फिर है ग्रीन ब्लू और इकोनॉमी, जिसके लिए हम समृद्ध हरित और नीली अर्थव्यवस्था, जो कि पूरे सतत विकास का प्रेरक है और पूरी दुनिया का भविष्य इस पर टिका है। और फाइनली हमारा जो संस्कृति, ज्ञान और मूल्य का दुनिया की पहचान, जिसको कि भारत में सॉफ्ट पावर कहा जा रहा है। ये जो सप्तधारा है, ये सप्तधारा कल के भाषण का हमारा केंद्र रहा है। अब देखें इसके आधार क्या है। इसके लिए 4 सपोर्टिंग पिलर्स को हम लोग देखेंगे। पहला यूथ ट्रेनिंग, कुशल युवा, डिजिटल भारत और भविष्य के लिए तैयार, ये पहला पिलर है। दूसरा आत्मनिर्भर विदेश नीति और वैश्विक मजबूत, क्योंकि विश्व के साथ हमारा संबंध। तीसरा है एनर्जी सिक्योरिटी, स्वच्छ, सुलभ और सुरक्षित ऊर्जा हर भारतवासी के लिए। इसमें हम लोग अलग अलग देखेंगे, जो सेमीकंडक्टर का मामला है और ऐसे खनिज जिनके ये नए दुनिया को बहुत ज़रूरत है, उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं इससे। और फाइनली पूरे काम तब हो पाएंगे जब गुड गवर्नेंस होगा, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन जन का विश्वास। जब ये होगा तब जाकर हम एक सशक्त भारत की बात कर पाएंगे। पूरे भाषण का इस निचोड़ है। संक्षेप में हम लोग देखें, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत की ओर हमारे पढ़ने की बात आती है। अब आते हैं, अगर इसको हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें इतने एरिया कवर हो रहे हैं। अगर आप पूरे सिलेबस, जो लेक्चर 2 था जिसमें हम लोग ने बहुत विस्तार से बताया था, इतने एरिया, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, इसमें अर्थव्यवस्था है, ठीक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, फिर है सेमीकंडक्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र, कृषि और संरचना, युवा कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शासन सुधार, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण, आपदा और सॉफ्ट पावर। अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि बड़ा रोचक रहा कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण हुए हैं, उसमें सबसे कम समय में, लगभग जो छोटे भाषणों में उसकी गिनती हो रही है, ऐसा नहीं बहुत लंबा विचार दिया गया। उसमें अगर हम देखें इतने एरिए कवर हो रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे और पूरे सिलेबस में इतने हिस्सों को कवर किया जा रहा है। अब आगे संक्षेप में हम लोग बढ़ रहे हैं और देखिए जो भी आगे एग्ज़ाम होना है उसमें किसी न किसी रूप में ये चर्चा का बिंदु रहेगा हमेशा। अब देखिए क्या कि वर्ष विकसित हमें करना है और राष्ट्र को परिवर्तित करना है। इसके लिए इन्होंने 4 प्रमुख आयामों की चर्चा की, जैसे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास पहला आयाम है, जिसमें कि कहा गया कि उच्च प्रति व्यक्ति, हमारा लक्ष्य क्या है, प्रति व्यक्ति आय और मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता होनी चाहिए, आर्थिक विकास। दूसरा सामाजिक विकास को भी लिया गया है, जिसमें कि मानव पूंजी का निर्माण और जीवन की गुणवत्ता से ये संबंधित है। अब इसमें इसके साथ साथ ये 2 है। तीसरे अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा का मामला है, क्योंकि जब तक आप आर्थिक विकास या फिर समावेशी विकास की बात तब तक नहीं हो सकती जबकि आज के दौर में ऊर्जा जैसी महत्वपूर्ण बिंदु पर आत्मनिर्भरता नहीं आती। इसलिए आप देखिए इसमें रणनीतिक ऊर्जा, स्ट्रेटेजिक, अब इसमें 2 अलग हैं। एनर्जी सिक्योरिटी तो चाहिए, लेकिन हमें जो आपूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई चेन है, इसको मजबूत करना है, ये स्ट्रेटेजी का मामला है। और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। फिर इसमें अगर आप देखें तो विकास की गति के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, घरेलू क्षमता निर्माण पर विशेष बल लगातार दिया जा रहा है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इसके आधार पर हम जो सप्तधारा, जो 7 पिलर्स है, इस पर बातचीत हो रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कह सकते हैं कि अभी तक जो भी संबोधन हुआ है उसमें ये 7 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला है विनिर्माण क्षेत्र की बात आई है। इसमें जो डिज़ाइन से, देखिए डिज़ाइन से लेकर उत्पादन तक संपूर्ण वैल्यू चेन का विकास। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, लागत करना है, लागत भी कम है, गुणवत्ता और उत्पादन की क्षमता, कास्ट, क्वालिटी, स्केल, इन तीनों को हमें ध्यान रखना है। ये लक्ष्य है अगर हमें विकसित भारत तक पहुंचना है तो उसके। और फिर क्या है, वैश्विक मानकों पर खरा उतरना, ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर बनना है। इसमें अगर ये 3 चीज़ें हम लोग करेंगे, आप चाहे निबंध होगा, साथ में जीएस के पेपरों का अलग अलग उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये 3 चीज़ें, लागत, गुणवत्ता और उत्पादकता, ये जो पहला विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग पावर है, इसमें 3 चीज़। और लक्ष्य क्या है, आज जब तक आप ग्लोबल सप्लाई चेन से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये विकास संभव नहीं हो पाता है।
अब देखिए दूसरा क्या है, अब दूसरा हिस्सा आता है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर। भाई भारत की जो ताकत है, यहाँ का ग्रामीण भारत है, और यहाँ के जो अनाज, यहाँ जो किसान हैं वो भारत की नीतियों में केंद्र में रहे हैं। अब उसी आधार पर जो पहला इन्होंने कहा कि अगर हम लोग जो आर्थिक विकास करने के साथ साथ अगर हमने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत नहीं किया तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखिए मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम वैश्विक बाजारों तक हमारा जो उत्पादन है वैश्विक बाजारों तक पहुंच पाए। ठीक, फिर क्या है, खेत से निर्यात बाजार तक। हम किसी ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, खेत से निर्यात बाजार, किसान के बीच तक की ये आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि हमारा किसान जो मेहनत कर रहा है उसके दम पर हम भारत को विकसित तभी कर सकते हैं जब इस आपूर्ति श्रृंखला से हम जुड़ जाएं। दुनिया में देखा होगा कि अभी भी जो देश विकसित हो रहे हैं, आज के जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें आपूर्ति श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसे एक लैपटॉप बनना है तो चीन से एक सामान, फिर उसके बाद ताइवान से चिप जा रही है, भारत से सॉफ्टवेयर का जा रहा है, और असेंबल कहाँ पे हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो ये पूरी जो आपूर्ति श्रृंखला है इसमें जो जो देश आएंगे वही मजबूत हो पाएंगे। तो भारत जिसमें ताकतवर है उसे वो आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ना चाह रहा है। फिर भारतीय मसाले, हमारे पास क्या है, मोटे अनाज जिसको श्री अन्न कहा या मिलेट्स कहा गया, और पारंपरिक खाद्य उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग की आवश्यकता होगी। हमारे पास ये पहले से है। आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जरूरत जिन चीज़ों की है उसको हमारे पास है, तो लेकिन ये कहा गया है कि वैश्विक ब्रांडिंग की बनाने की आवश्यकता होती है। ये दूसरा है। फिर तीसरा, तकनीक और नवाचार। अब आजकल हर चीज़ AI से ही शुरू हो रही है कि हर जगह AI का उल्लेख भी हो रहा है। तो ये माना गया कि अब देखिए तकनीक और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, अब आपने बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं लेकिन आपके पास तकनीक और इनोवेशन नहीं है तो उन चीज़ों का अर्थ नहीं रह जाता, या बहुत कम हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसमें AI, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी का है, स्पेस और डेटा सेंटर का विकास। जैसे इसके पहले हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में ये बात कही थी कि चेन्नई में डेटा सेंटर को बनाने की सबसे बड़ा AI को लेकर रिसर्च चल रहा है, वहाँ पर बनाने की आवश्यकता। इसलिए देश में अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगहों पे इस पे काम हो रहा है। तो अब जो भाषण से समझ में आया कि उस पर जोर दिया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट है जिसके बिना कोई भी नई तकनीक का, विशेषकर AI जैसी तकनीक का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। UPI सफलता के बाद 6G की बात हो रही है, और जैसी नेक्स्ट जनरेशन संचार तकनीक में वैश्विक। अब इतना नहीं है कि अभी हम लोग पीछे ही रह रहे हैं, अब लक्ष्य ये आ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि हम वेस्ट की नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें संचार तकनीक में हम नेतृत्व करना चाह रहे हैं, मतलब लीड करना चाह रहे हैं। हम उसमें हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये आ रहा है। फिर उसके बाद आता है गति शक्ति, जिसका उल्लेख अभी शुरू में संक्षेप में हुआ था कि इसमें निर्बाध ठीक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में चाहिए, शहरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ना, आधुनिक एक्सप्रेस वे और पोर्ट लीड डेवलपमेंट, बंदरगाह आधारित विकास। अब आप ये सोचें कि अगर ये भारत है, इसके अंदर पोर्ट, यहाँ से हम अंदर पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद ये फिर रेल मार्ग से जुड़ा है और एक्सप्रेस वे से पूरी चीज़ों को जोड़ा गया है। तो इस तरह से इन तीनों को एक साथ लेकर हम विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये विकसित भारत के जो आधार हो सकते हैं उन पर इस पे चर्चा की गई है। फिर अगला हिस्सा आता है रक्षा शक्ति। रक्षा शक्ति का जो तात्पर्य यही है कि पूर्ण निर्भरता। अभी तक बात आ रही थी कि अभी हम कि आत्मनिर्भर भारत में जो सबसे बड़ा जब रोल तब आएगा जब रक्षा क्षेत्र में हम सुदृढ़ हो जाएंगे। तो इसका लक्ष्य अलग है। अभी तक जब भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो हमेशा रहता है कि रूस मदद कर रहा है, कभी अमेरिका से हम ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं। तो रक्षा में ये माना गया कि भाई पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। तो इस बार भी इस जो भाषण हुआ है संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैसे हम पूर्ण आत्मनिर्भर की ओर बढ़ें। केवल रक्षा, अब देखिए आयातक नहीं, अभी जो चर्चा मैंने कहा आयातक की, बल्कि हाइपरसोनिक तकनीक जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों में वैश्विक आपूर्ति एक्सपोर्टर की बनने की बात है। मतलब ये अब आयातक का मामला नहीं रहा, जो नई तकनीक है
उसमें हम आपूर्तिकर्ता बनना चाह रहे हैं। और रक्षा क्षेत्र से दोनों फायदा है, एक तो हमारी जो ताकत है वो मजबूत होती है, हमारी सुरक्षा बढ़ती है, दूसरा आर्थिक रूप से भी मजबूती का आधार हो जाता है। इसलिए रक्षा शक्ति को भी इसमें सम्मिलित किया गया। फिर है हरित और नीली अर्थव्यवस्था, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। अब देखिए ये भारत का, जैसे अगर आप देखें कि भारत की जो जलवायु है, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, उसमें हमारे पास अपार संभावना है कि हम ऐसी एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं जो कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है और बेहतर भविष्य बना सकती है। इसी दृष्टिकोण से ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण में वैश्विक नेतृत्व। अब देखिए जब भी हम विकसित की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो इसको हमें जोड़ना पड़ता है संसार के साथ। इसलिए बार बार वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य रखा जा रहा है। पहले हम डिफेंस, जैसे होता ना कि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक होता है आक्रामक तरीके से खेलना, एक रक्षात्मक तरीके से खेलना। तो मुझे लगता है अब आगे के आने वाले जो 1947 तक हमारा देश है, और ये जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, ये बता रहा है अब हम आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की स्थिति में आ गए हैं। और अब ब्लू अर्थव्यवस्था में देखिए मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन, समुद्री प्रौद्योगिकी विकास के नए अवसरों का सृजन करने का उल्लेख इसमें किया गया है। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल और होती है, इस पर परीक्षा में प्रश्न भी बन रहे हैं, और एक तरह से भारत का जो मूड बदला है पूरी दुनिया में, कहते हैं तासीर, भारत को देखने का नज़रिया, उसमें बहुत बड़ा रोल भारत की सॉफ्ट पावर का है। सॉफ्ट पावर के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि वो चीज़ें, तो भाई अभी तक हम लोग रक्षा की बात की, ठीक, हमारे पास जो भौगोलिक संसाधन है उसकी बात की। अब देखिए बहुत संक्षेप में, जब कभी IR पे लंबी बातचीत करेंगे, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने हित के लिए करना फॉरेन पॉलिसी का आधार होता है। आपकी जो शक्ति है उसका उपयोग जब आप कोई देश अपने हित के लिए करता है तो वो उसकी विदेश नीति के तौर पे सामने आती है। तो हमारी जो शक्ति, उसका उपयोग अभी तक इस सॉफ्ट पावर का कम इस्तेमाल होता। योग, आयुर्वेद, कला, सिनेमा, सांस्कृतिक विरासत, वैश्विक पर्यटन के माध्यम से वैश्विक साख, ग्लोबल फुटप्रिंट की बात कही गई है। और यह बदलते समय, पिछले मैं कहता हूँ 10-12 सालों में सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये तरह से जो ये अंतिम हिस्सा है जो सप्तधारा का, वो हमारे सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, अब इस उल्लेख में आप देखें कि प्रधानमंत्री जी ने इस सप्तधारा को मुख्य आधार माना है, और जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये हमारे देश के लिए एक नए दिशा निर्देश है। पहली बार इस तरह के शब्दों को जोड़कर एक भावी रणनीति बनाई गई है, और जो भाषण के तौर पे हमारे सामने आई। अब इसमें अब थोड़ा सा अगले हिस्से में चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, और इसमें इसको थोड़ा सा अलग से जो चर्चा की जा रही थी, यहाँ तक आत्मनिर्भर का नहीं है कि जैसे हम आइसोलेशन में चले गए। इसमें जो आत्मनिर्भर की बात हो रही, तो घरेलू क्षमता को विकसित करना, ताकि भारत विकसित भू राजनीतिक संकटों या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से अप्रभावित रहे। इसका देखिए, आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं एक परिवार आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सबसे अलग हो गया। जब संकट आए तो हम अपने बलबूते अपना विकास कर सकें, या अपने को बचा सकें और आगे बढ़ सकें। कोरोना के दौरान हम लोगों ने इसको देखा था, और भारत अब तेजी के साथ इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने इस अपने भाषण में की थी। ठीक, अब इसको समझने के लिए अब उसी भाषण से, क्योंकि ये चैलेंज रहता है कि एक बहुत बड़ा भाषण भी नहीं था, उसमें से कैसे कॉन्सेप्ट को अलग अलग निकाला जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रणनीतिक क्षेत्र आ रहे हैं, एक तो सेमीकंडक्टर का आ रहा है, रक्षा उत्पादन की चर्चा हम लोगों ने अभी की थी, क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा व अग्रणी तकनीकी। कहते हैं प्रमुख रणनीतिक इन 4 चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए। और इसका कहा जाए, और इसको कह सकते हैं कि अगर इन 4 चीज़ों को हम लोग अलग अलग भी समझ सकते हैं। देखिए, पहला है कि देखिए रक्षा वाला चर्चा हम लोगों ने पहले की। अब देखिए सेमीकंडक्टर, ये आने वाले समय में सबसे ज़्यादा आप देखें मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ज़रूरत किस चीज़ की पड़ने वाली है, अगर हम आगे अपने आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं
और तेजी से विकसित होना चाह रहे हैं और अपने लक्ष्य विकसित भारत तक पहुंचना है, तो उस समय सेमीकंडक्टर, ये जो चिप्स है, ये वर्तमान प्रगति के भारत सेकेंडरी निर्माण संयंत्रों वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत हो गई है और नए प्लांट्स की स्थापना। महत्व क्या है? आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रीढ़ जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, रक्षा प्रणालियां, एआई सर्वर, उपग्रह और औद्योगिक स्वचालन ऑटोमेशन के लिए इस सेमीकंडक्टर की आवश्यकता है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद क्या आता है? दूसरा महत्वपूर्ण ये कि क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये क्या है? आवश्यक खनिज। ये ऐसे खनिज हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, इस शब्दों के नाम हम लोग पहले सुनते थे। कभी कभी होता है कि कोई चीज़ पहले उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब तकनीक का विकास होता है और जिस तरह के हमें खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, तब हमें शायद उसके महत्व को ज़्यादा रेखांकित करना पड़ता है। इसी में देखिए ईवीएस, बैटरी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इतने क्षेत्रों में हमें इन मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। इन खनिजों पर निर्भरता कम करना आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अपर्याप्त हो जाता है। तो ये जो दूसरी चीज़ सेमीकंडक्टर के बाद ये क्रिटिकल मिनरल्स पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और आगे की विकास की प्रक्रिया में ये सम्मिलित हो रहा है। फिर इसके साथ साथ हम लोग देखें, तीसरा आ रहा है परमाणु ऊर्जा। देखिए सेमीकंडक्टर के बाद जो क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो आए, और ये तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी टेक, ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो 2070। अब इसकी जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें परमाणु ऊर्जा की केंद्रीय भूमिका होती है। अभी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से हम लोग अलग से देखेंगे। अब देखिए गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हमारे सामने 900 स्वदेशी रिएक्टरों की स्थापना करना है। अब नए जो परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है, और इसका लक्ष्य क्या है? इसके लाभ इसलिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, इसको अलग से मैंने सोचा कि चर्चा कर लें। क्योंकि बेस लोड पावर, सौर और पवन ऊर्जा की तुलना में यह निरंतर बिजली आपूर्ति कर सकता है। सौर और पवन ऊर्जा की, भाई सौर ऊर्जा है, दिन का मामला है, और पवन ऊर्जा कुछ ऐसा नहीं कि हर जगह पवन, जैसे अब यूपी में है, इलाहाबाद में है, तो पवन ऊर्जा का बहुत उपयोग नहीं हो पाता। उसके लिए समुद्र के किनारे, तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा आवश्यकता रहती है, जहाँ हवाएं तेज चलती हैं। ये क्या है? पूरे समय है। कम आप कार्बन, क्लीन एनर्जी के लिए भी ये आवश्यक है। फिर ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन, कोयला आयातित तेल पर निर्भरता में कमी आएगी। ठीक, तो इस तरह देखा जाए बहुत सारे ये, तो क्योंकि पर्यावरण से भी जुड़ा मुद्दा है और ये कल के संबोधन में आया भी हुआ है, इसलिए सामान्यतः होता है ऊर्जा, जैसे हमें कभी कभी मान लिए कोई प्रश्न भी बने, ऊर्जा सुरक्षित करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के बीच संतुलन स्थापित करने में, मतलब इसका जो मुख्य रोल है, अगर हम इसको सारांश कहें, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के बीच संतुलन स्थापित करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका होती है, जिसकी चर्चा कल के ये वो बिंदु हैं जो चाहे अनचाहे, और ये जो आज का ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा जब एक एक टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा लेंगे तो और विस्तार से हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ लक्ष्य है कि ये बिंदु किसी न किसी रूप में साल भर जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं या आसपास की चीज़ों को विश्लेषण करेंगे, तो बिना इसके उन चीज़ों को विश्लेषित करना संभव नहीं होगा। अब इससे देखें आगे। अब इसके बाद एक अलग हिस्सा आता है, अभी जैन जी का चर्चा हर जगह हो रही है, आप अखबारों में देखेंगे तो जैन जी है, जब से जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ है तब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत जो है वो जैन जी पर ही केंद्रित हो गया है। इस महत्व को देखते हुए हमने इसको अलग से हिस्से में लिया गया कि युवा और आर्टिफिशियल, दो चीज़, कि अगर एआई की चर्चा पहले भी की थी, लेकिन जो युवा है इस पर ध्यान केंद्रित किया सरकार ने। इसके लिए अलग अलग घोषणा की। एक तो है कि आगामी 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल में प्रशिक्षित करना। ये भारत जो नई चुनौतियां हैं, या मजबूत भारत जो रोजगार के अवसर जो तय होने वाले वो एआई में होंगे, इसलिए 1 करोड़ का ये है। और इसके साथ साथ भाई आप 1 करोड़ युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण दे दिया। दूसरी तरफ ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का, जब प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आपका बच्चा कहीं दूर जा रहा है, आपके घर से दूर है, संसाधन आपके पास नहीं है, तो भी वह परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसके लिए, और ये देखने में छोटा हिस्सा है, लेकिन भारतीय संविधान की
मूल भावनाओं के अनुकूल लगता है। जैसे कहा जाए प्रतिपरीक्षाओं निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की पहल, ऑनलाइन कोचिंग की पहल हो रही है, इसको क्योंकि घोषणा की गई। इससे क्या होगा, जैसे अगर आपने ट्रेनिंग कर दिया और लोगों को ज्ञान उनके तक पहुंचा दिया, तो जनसांख्यिकीय लाभांश का चक, डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज से कहा जाता है, उसका हमें फायदा मिलेगा। अभी जो कल के अखबार में था कि 28.4 एवरेज जो कहते भारत, युवा भारत है, उसकी उम्र एवरेज ही आ रही है। तो अगर कोई भी चीज़, अगर आपने जो युवा शक्ति है, आपने उसका सही दिशा में उपयोग नहीं किया, तो लाभ के बजाय वो हानि पहुंचाने लगेगा। इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, साथ में स्किल, और स्किल्स के साथ रोजगार। जब ये तीन चीज आएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, सिर्फ कौशल होगा, रोजगार होगा, तब उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की बात आती है। इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए, यदि श्रृंखला टूटती है तो जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, वह डेमोग्राफिक चैलेंज बन जाएगा। और इस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही हमारे सामने आ रही है, जिस पर कि कल के संबोधन में विशेष जोर दिया गया। कोचिंग का अब देखिए, इस पर थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन इस समय बातचीत कर रहे हैं और इस मुद्दे को थोड़ा सा अलग से लिया है कि प्रतिपरीक्षा निःशुल्क अगर सरकार करा रही है, तो यह सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के कहीं ना कहीं निकट आ रहा है। जैसे अभी तक जैसे यूपी में भी IAS PCS की कोचिंगें चल रही हैं, अब जो नया है वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इन सब की तैयारी सरकार करना चाह रही है। और देखिए, रोचक ये है कि संवैधानिक नीतिगत जो हमारा संविधान है, अभी बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कोटा जैसे जगहों पर जाकर कोचिंग नहीं कर सकते, दिल्ली नहीं जा सकते पूरा, अच्छे शिक्षकों से पढ़ना है तो भी उसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकार इसे दूरगामी प्रयास के तौर पे ले रही है। और इनका मानना है कि अगर हम इसका विश्लेषण करें, तो जैसा कि कल की चर्चा से भी आया था कि भारत संविधान 616 सार्वजनिक रोजगार विषयों के अवसर की समानता, ये लाभ होगा। सामाजिक आर्थिक न्याय, आर्थिक तंगी के कारण प्रतिभावान छात्र अवसरों से वंचित न रह जाएं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भौगोलिक और सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने की बात आ रही है। अब देखिए, अब शुरू में लगता है कि ये छोटा सा एक कदम है, ये कैसे इतना है, तो धीरे धीरे सरकार आगे के, मेरे ख्याल में ये जो 47 तक पहुंचने का लक्ष्य है, उसमें से बहुत व्यापक जमीनी लेवल तक लाने की योजना है। उसका एक लाभ तो यही होगा कि अवसर की समानता होगी। फिर किसी के पास अगर पैसे संसाधन कम हैं तो अपनी जगह पर रह के तैयारी करते, इसलिए इसमें यह भी साथ जोड़ा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन का मजबूत करना और इतना सरल करना कि लोगों तक वो पहुंच जाए। और जिस जेन जी की बात हो रही है, और कहते हैं कि इसके आधार पे जेन जी बाद अल्फा जो अभी 9, 10, 11, 12 में पढ़ रही है, इन सबको जोड़ने का काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार की इस मंशा है कि अगर वो स्किल सीखने और गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा मिल जाएगी, तो ये जो पूरे जो दो पीढ़ी जो हमारे सामने चुनौती बनने जैसी नज़र आ रही है, वो सही दिशा में जा सकती है। अब इसके बाद लास्ट में 2 चीज़ें और हैं जिस पर चर्चा करने का, कि शासन सुधार और औपनिवेशिक कानून का निरसन। कि जब जैसे शुरू के भी जब हमने जो फ्रेम बनाया था कि जब तक सुशासन नहीं होगा तब तक ये पूरी जो व्यवस्था हैं वो निष्फल हो। जैसे बहुत अच्छा सिस्टम बनाइए, अगर भ्रष्टाचार हो जाएगा तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा, लाख आप योजना बना लें। इसलिए इसके साथ जोड़ने के लिए कहा गया है 21वीं सदी का भारत निर्माण पिछली सदी कानूनों के सहारे नहीं हो सकता है। ये जो मोटिव लेकर, या कहते हैं इस कोटेशन पर, इस लाइन पर जो विश्वास करके सरकार जो आगे बढ़ रही है, तो कहते हैं कानून का सरलीकरण करना, फिर सुगम विनियमन है, रेगुलेशन है, फिर कहते हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस है, फिर तब जाके आर्थिक समृद्धि आती है। आर्थिक समृद्धि के पहला पक्ष ये, दूसरा ये, तीसरा आता है कि जब आप बिजनेस सरलता से कर सके, तब जाके निष्कर्ष के तौर पर आर्थिक समृद्धि तक आते हैं। तो ये भी संबोधन में आया कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। अब सुशासन, इसी का निष्कर्ष के रूप में सुशासन आता है।
ठीक, अनावश्यक प्रेरित कानून का निरसन हो जा रहा है, प्रक्रियाओं को डिजिटल पारदर्शी बनाया जा रहा है, ठीक, अनुपालन बोध को कम करना है, ठीक, कंप्लेंस बर्डन को। और फिर इसी तरह आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के जिनको परीक्षाएं देनी होती है, उस तरह नियामकीय सुधार किस तरह प्रकार भारत के आर्थिक सुशासन पर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, डिजिटल जितना करेंगे उतना पारदर्शी बनेगा और अनुपालन बोझ को हम कम करेंगे, तब जाके गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ सकते हो। इथिक्स का जो 4th पेपर है और जो 2nd पेपर है जीएस का, उसके लिए उपयोगी रहता है। और इसके साथ साथ अब देखिए उसी भाषण में उन्होंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया था, कुछ दिमागी नक्सल या पहले शहरी नक्सल का इस्तेमाल होता था। अब ये देखिए सरकार ने लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ादी के बाद 90 गांव ऐसे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया है। अब ये एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है और जाहिर सी बात है ये उपलब्धि अभी भी सरकार को लगता है पूर्ण नहीं है, जब तक कि यह पूरी तरह से विचार के रूप में या फिर हम इस कॉन्सेप्ट को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही हम विकास कर सकते हैं, तब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बाह्य रूप से तो हो सकता है लेकिन आंतरिक रूप से संभव नहीं है। उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। संबोधन उल्लेख किया गया है कि पूर्व में उग्रवाद, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब देखिए शांति, विकास और नई आशा। जब शांति होगी, ठीक, हिंसा नहीं होगी और विकास होगा, तब नई आशा का संचार हुआ है। उन्मूलन के लिए एकीकृत मॉडल था सुरक्षा, ठीक, आप सुरक्षा कीजिए, फिर विकास डेवलपमेंट होता है। अब सुशासन, जैसे अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब ये कहा था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है, और फिर उन्होंने एक लाइन जोड़ी थी और कहा था हम अपने विकास कार्यों को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए जिनको इनकी जरूरत थी। अब ये जो बात है उसी को यहाँ सरकार लागू कर रही है, क्योंकि आपने कोशिश करके, ठीक, आपने बल प्रयोग करके लोगों के साथ एकजुट करके ये काम तो कर लिया, चलिए नक्सल प्रभावित मुक्त हो गए, लेकिन स्थायी कब रहेगा? जब इसमें सुरक्षा के साथ विकास, तब सुशासन होगा और जनजाति कल्याण। अब देखिए कल्याण फिर कनेक्टिविटी, ऐसा कभी जैसे अभी विचार किसी दिन अलग से, बच्चों कहना अलग से किसी दिन हम लोग नक्सलवाद माओवाद पर चर्चा करेंगे उसमें देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोग कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि माओवाद के बाद वहाँ पर फिर कंपनियाँ आ जाएंगी, जैसा शुरू में हुआ था कि झारखंड है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, यहाँ आंध्र को लेकर जहाँ जहाँ मिनरल्स थे वहाँ पर कंपनियाँ आ जाएंगी। इसलिए सरकार को बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता का प्रदर्शन करना होगा और विश्वास बहाली जब हो जाएगी तब जाके वास्तविक रूप से यहाँ पर शांति की आवश्यकता हो जाएगी। तो हमें निर्माण कार्य करना है, निर्माण कार्य करने के साथ साथ विश्वास बहाली भी करना होगा ताकि जनता विश्वास कर सके, तब जाकर, और फिर से कनेक्टिविटी अलग से इसमें इसकी चर्चा की गई है। और तीसरा हम लोग देखेंगे तो मुख्य नीतियां हैं जिस पर कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि कल के लेक्चर में पूरी बातें आई थी, लेकिन इशारा इसी ओर था कि भाई जो नीतियां आप बनाई हैं प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और मोबाइल टावरों का निर्माण, कनेक्टिविटी की बात हो रही है, सुरक्षा बल और बुनियादी विकास को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा है। और अंतिम मुद्दा जो पूरे चर्चा के दौरान जो सबसे ज़्यादा अखबार, अगर मैं देख रहा था बहुत सारे अखबारों को, ये अलग अलग अखबारों की चर्चा हो रही थी, तो सब में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है, आप देखिए जितने भी अखबार हैं सब में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है या यूट्यूब में वो है वंदे मातरम को लेकर। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वंदे मातरम इतने सुर्खियों में। उसकी वजह भी ये है कि 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है, राष्ट्रीय गीत है और इस पर भी चर्चा हुई है। और ये जानकारी के लिए बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिखा है 1875 आनंद मठ उपन्यास में इसको शामिल किया गया है। ऐतिहासिक स्रोत आनंद मठ ही भारत का राष्ट्रीय गीत है ये, ठीक, राष्ट्रीय गान तो जनमन गण अधिनायक है जय है। तो अब इसको देखें तो वंदे मातरम की जो चर्चा करना, जैसे मैंने इसके पहले वाले
लेक्चर में जो 15 अगस्त के दिन आपके साथ साझा किया था, उसमें मैंने राष्ट्रीय एकता की बात की थी कि भारत में राष्ट्रीय एकता एक चुनौती भी इसलिए क्योंकि सामाजिक कहते समान इतिहास ना होना, ठीक, अलग अलग धर्म होना, अलग अलग जाति समूह होना, अलग अलग भौगोलिक, इतने सारे होने के बीच सरकार इस बात के लिए प्रयास करती है कि कुछ कॉमन मूल्य ढूंढ लिए जाएं। उसी में वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम भारत की आज़ादी का प्रमुख आधार रहा है। यह सिर्फ धार्मिक इसका संबंध माना जाता है कि ये एक सांस्कृतिक पक्ष है भारत का, और इस वंदे मातरम के साथ हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इसलिए यह चर्चा में रहा। और ये इस बात का संकेत है कि हमारा जो भारत जो देश है, वह देश वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करता है। और फिर फाइनली जो क्योंकि इसका अध्ययन करने के बाद राष्ट्रगीत का बजना या राष्ट्रगीत लाल किले से गाया जाना अपने आप में पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनता है। और फाइनली जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में अगर कोई आपदा चल रही हो तो इस समय इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर भी। हाल में बाढ़, अतिवृष्टि प्रभावित लोगों पर संवेदना व्यक्त की गई है। और देखिए इसमें भी ये है कि अब देखिए एक्सट्रीम जो वेदर की बात हो रही है, इसकी संख्या लगातार अब बढ़ी है, जिसका कि उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया है। इसलिए ये भी एक मुद्दा है जिसके अंतर्गत हम वो जो काम हो रहे हैं इससे बचने के लिए या जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें ये कहा गया आपदा जोखिम न्यूनीकरण का है। केवल राहत और बचाव नहीं, बल्कि आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब देखिए अभी तक क्या है कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद हम लोगों ने राहत चीज़ें करनी शुरू किया है। कोई भूकंप आ गया, उसके बाद हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। जापान या बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर इस तरह की आपदाएं ज़्यादा आती हैं, उन्होंने पहले से ही ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जिसको कि आपदा रोधी और सुरक्षा कहा था। भारत भी इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो बहरहाल इसका उल्लेख था और फाइनली फिर से दोबारा उस चित्र पर हम लोग आए हैं। और अगर पूरी चीज़ों को मैं सारांश में ये कहना चाहूँगा कि सप्तधारा जो है ये पूरे भाषण के केंद्र में रहा। इसे हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि लास्ट में तो पूरा फाइनली विकसित भारत हमारा लक्ष्य है, ठीक, आत्मनिर्भर भारत, किसान हमारा है, नवाचार होगा, बेहतर संपर्क होगा, शक्त सेना होगी, हरित नील अर्थव्यवस्था होगी, संस्कृति ज्ञान जैसे सॉफ्ट पावर होगी। और इनके पिलर क्या है? यूथ, जिस पर केंद्रित किया गया है, ठीक, आत्मनिर्भर विदेश नीति, वैश्विक आपूर्ति से जुड़ना, एनर्जी की बात है और साथ में गुड गवर्नेंस की बात है। इस तरह से यह भाषण की चर्चा अक्सर करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने की है। और जो भी वही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न अलग अलग बनेंगे जिस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। और आगे आने वाले करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कि सरकार इन नीतियों को लेकर किस तरह आगे बढ़ रही है। इसलिए शुरुआती जो लेक्चर्स हैं ये एक तरह से आधार का काम करेंगे आगे के करंट अफेयर्स को समझने के लिए। धन्यवाद।